मैच मेकिंग कहा जाता है वो यही होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि भाई हमारे प्लैनेट सामने वाले के प्लैनेट से कितना फ्रेंडली है। इसीलिए लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका नेचर और ईगो को भी अगर वो साइड में रख देते हैं तब भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि जब मैं उससे मिली थी तब तो वो ऐसा नहीं था। फिर हम कहते हैं कि भाई आप एक बार कुंडली दिखला दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप 10 मीटिंग में भी नहीं समझ पाएंगे, कुंडली वो चीज़ आपको 2 मिनट में बता देगी। कि अगर वीनस किसी का बहुत अच्छा है तो वाइफ बहुत सुंदर होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वेल अर्नर हो या किसी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से आ रही हो, और अगर ऐसी कोई लड़की लाइफ में आती है फिर मैरिज के बाद उनका भी स्टेटस हाई हो जाता है, क्योंकि वो लग्जरी लेके आ रही है तो आपको भी लग्जरी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली उनकी किस्मत से। बहुत बार आप लोगों ने ये फ़ील किया होगा या किसी से सुना होगा अपने आस पड़ोस में कि लोगों के रिश्तों में एकदम से मनमुटाव होने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। एक्चुअली उसका रीज़न जब उनसे पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता होता। कई बार इसका रीज़न हम सोचते हैं कि हमारा नेचर है या हमारा ईगो बीच में आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इंसान अपनी पूरा 100% कोशिश करता है उस रिश्ते को बचाने की, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की। लेकिन क्या सच में हम हमारे ईगो और नेचर को साइड में रख दें, उसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम्स हमारे एक रिलेशनशिप में आ रही हैं तो इसका कारण क्या है? तो क्या कहीं इन सब का कारण, इन सब के पीछे प्लैनेट्स भी जिम्मेदार होते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हमारे रिलेशनशिप और मैरिज को कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या उसके पीछे कोई कारण होता है या फिर ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैम से कि हमारे प्लैनेट्स हमारे एक रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने में कितनी हेल्प करते हैं। सो हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ मैम। चलिए, ग्रेट। ओके, सो मैम जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया, आज हम प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे रिलेशनशिप पे प्लैनेट्स का एक्चुअली क्या इन्फ्लुएंस होता है। सो मैम हमने मोस्टली लोगों से ये सुना ही है कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखिए अंजलि, हर किसी का अपना नेचर है और अपनी पर्सनालिटी है, ठीक है ना। कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ना तो उनका नेचर ना तो उनकी पर्सनालिटी। अगर अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं हमारे, बहुत से प्लैनेट आपस में फ्रेंडली होते हैं और बहुत से प्लैनेट आपस में एनिमीज होते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने जो पर्सनालिटी है, अगर उनके प्लैनेट और मेरे प्लैनेट आपस में फ्रेंडली होंगे तो हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके। और अगर मेरे प्लैनेट और सामने वाले के प्लैनेट अगर एनिमीज होंगे तो हम दोनों कभी भी एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाएंगे, तो वो एक कंपैटिबिलिटीज इश्यूज देंगे। तो इसी वजह से जो मैच मेकिंग कहा जाता है वो यही होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि भाई हमारे प्लैनेट सामने वाले के प्लैनेट से कितना फ्रेंडली है। क्या हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ अग्री कर पाएंगे हर चीज़ को लेकर के। तो एक अपने आप ही रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी बन जाती है। बिल्कुल। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो मैम इसीलिए लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका नेचर और ईगो को भी अगर वो साइड में रख देते हैं तब भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो इसके पीछे प्लैनेट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने बोला बेसिक नेचर, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है कि अभी करंट पीरियड क्या चल रहा है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि जब मैं उससे मिली थी तब तो वो ऐसा नहीं था, अब पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। उसको तो शक करने की आदत नहीं थी, पता नहीं अब क्यों शक करने लग गया है। पहले तो वो मेरी हर बात सुन लेता था, हर बात मान लेता था, अब पता नहीं क्यों रिजिट हो जाता है बात बात पे। या पता नहीं क्यों अब मेरे को वो देखते ही चिढ़ जाता है, या मुझे वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। हाँ। पहले मेरी एक बार बुलाने पे आ जाता था, अब नहीं आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना इसके लिए। समटाइम्स जैसे मैंने बताया कि भाई इनिशियल लेवल पर बहुत अच्छा लगता है, मीटिंग करते हैं तो ठीक है, एक अट्रैक्शन भी होता है। बिल्कुल। फिर फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, माइंड कर गए, उसकी वजह से डिफरेंसेस बढ़ गए। तो वो जब धीरे धीरे कंपैटिबिलिटी कम होने लगती है ना, तो रिलेशनशिप में भी एक दूसरे से दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो जब तक, मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कमिटमेंट देने जा रहे हैं या मैरिज के लिए कमिटमेंट देने जा रहे हैं, पहले टाइम लीजिए, अच्छे से एक दूसरे को समझ लीजिए। जब आप एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आप लोग आपस में कितने फ्रेंडली हैं या आप लोगों का नेचर कितना मैच कर रहा है।
अब इनिशियल स्टेज में क्या है, कई बार लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है, हाँ बहुत बिल्कुल। जल्दी फाइनल करनी होती है हाँ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था हाँ, एक्चुअली मेरा तो ये। सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ज़्यादा जल्दी करनी है, हमें रुकना नहीं है। कई बार बोलते हैं नहीं, लड़के वाले नहीं रुकने को तैयार है, कभी लड़की वाले रुकने को नहीं तैयार है। फिर हम कहते हैं कि भाई आप एक बार कुंडली दिखला दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप 10 मीटिंग में भी नहीं समझ पाएंगे, कुंडली वो चीज़ आपको 2 मिनट में बता देगी। अच्छा। तो हम सबसे पहले कुंडली देख करके ये बता देते हैं कि भाई इस पर्सन का ऐसे ऐसे नेचर है। आपको नेचर समझ में आ गया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल हैं, आपके साथ चल जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, तो आप बिल्कुल प्रोसीड करिए। और अगर आपको लगता है नहीं ये ऐसा नेचर वाला मेरी चॉइस नहीं हो सकती, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, तो मत जाइए। तो कुंडली से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। मतलब हम क्लियर किसी कट का आंसर होता है कुंडली में ना। ऑब्वियस, हम किसी का नेचर पता कर सकते हैं, हम किसी का कैरेक्टर पता कर सकते हैं, हम उनके ऊपर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है वो पता कर सकते हैं, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, वो फिजिकली कितना फिट है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम कुंडली से बिल्कुल तुरंत पता चल जाता है। वो तो मतलब आप किसी की भी कुंडली खोलेंगे तो बेसिक नेचर और कैरेक्टर वगैरह वो तो इंस्टेंट पता चल जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि आप लोगों को समझने में साल 2 साल लग जाएगा। हाँ आराम से। मैम किसी की लाइफ में जैसे मोस्टली हमें क्या होता है कि सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं उनकी लाइफ में, अट्रैक्शन होता है, देन फाइट्स होती हैं, देन उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो वो क्यों होता है फिर? देखिए अंजलि, समझने वाली बात यह है कि अट्रैक्शन कैसा है। अगर सिर्फ लुक पे है तो वो तो आप समझ सकते हो कि वो लुक पे अट्रैक्शन है, तो वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, कि किसी को चाहिए होती है एकदम ब्यूटीफुल गर्ल हो, ठीक है। लड़कियां भी कहती हैं एकदम हैंडसम स्मार्ट होना चाहिए ना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं हम लुक पे नहीं जाते, हमें बेसिक नेचर अच्छा चाहिए। अगर उसका नेचर अच्छा है और लुक अच्छे नहीं है तो भी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है। तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। हाँ बिल्कुल। आप इनिशियल स्टेज में आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो किस बात पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हो सकता है कि भाई आपने लुक पे अट्रैक्ट हुए, बाद में जाके समझ में आया नेचर ही नहीं मैच कर रहा, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। या आपको लगा शुरू में तो भाई ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, ये तो बड़ा स्मार्ट और जेंटल दिख रहा है, धीरे धीरे समझ में आया नहीं वो तो मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करके आया था बिल्कुल। एक्चुअल में ये पर्सन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर वो ब्रेकअप हो जाता है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा कि लोग अरेंज मैरिज के लिए मिलने गए, ठीक है, और ऑब्वियस है आज की डेट में कोई फर्स्ट मीटिंग में फाइनल नहीं करता है ना, 3 4 5 मीटिंग लग जाती है। तो जितना टाइम मीटिंग रही कोई एक सीरियस हो गया, अच्छा। इमोशनली अटैच हो गया, सीरियस हो गया, उसको लगा बस अब तो ये मेरी परफेक्ट लाइफ पार्टनर, अब मुझे इसी से ही करना है। फिर 4-5 मीटिंग के बाद किसी एक को लगा कि नहीं नहीं कंपैटिबिलिटी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं करनी है, उसने ब्रेकअप कर लिया। फिर दूसरे को डिप्रेशन हो गया। अच्छा। तो ऐसे मेरे पास रोजाना केस आते हैं। फिर मैं कहती हूँ ये अरेंज मैरिज प्रपोजल था ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे कनेक्ट हो गए, आपने कैसे सोच लिया कि अब तो हो ही जाएगी मेरी मैरिज। तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पर चलना पड़ता है ना, हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम एक दूसरे को उस टाइम पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आया तो करेंगे, नहीं समझ में आया नहीं करेंगे। तो इसमें डिप्रेशन पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारे हैं जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी गर्ल्स भी हैं और ऐसे बॉयज़ भी हैं। तो सबसे पहले तो हर किसी को हम कहते हैं इनिशियल लेवल पर इमोशनली कनेक्ट मत होइए, थोड़ा टाइम लीजिए, एक दूसरे को समझिए, ठीक है। और फिर कुंडली भी दिखलाइए, उनसे उनका नेचर समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी का बेसिक नेचर समझ जाएंगे ना तो आपको उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी है ना, अपना अपना नेचर है। बिल्कुल। आप उसको वैसे ही अगर आप उनसे बात करेंगे जिस तरीके से वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन पता होनी चाहिए सामने वाले की, तो रिलेशनशिप अपने आप ही सही चलेगा। उसमें तो फिर किसी को डिप्रेशन में जाने की या टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनिशियली तो कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर समझिए, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर देखिए। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं या अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, हाँ, आप लोगों की फैमिली भी उसमें कनेक्ट हो जाती है ना। एग्जैक्टली। तो उसके साथ भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं, उसमें सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर आपको अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी देखनी है। हो सकता है आपको एकदम मॉडर्न गर्ल चाहिए जो आपके साथ डिस्को में जा सके, क्लब में जा सके, आपकी फैमिली अलाउ ना करे, फिर वो वैसे भी नहीं मानेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे फिर तो फिर बाद वो में प्रॉब्लम होगी ही होगी। बिल्कुल। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि हमारी क्या चॉइस है, हमारे पेरेंट्स की क्या चॉइस है ना। तो अगर आप रिलेशनशिप में जाओ
चाहे आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करने जाओ, बट इनिशियली इमोशनली कनेक्ट मत करिए खुद को। फिर वो हमेशा होता है ना, अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो गए तो फिर आप दिल से डिसीजन लेते हैं, हाँ। फिर वो दिमाग काम नहीं करता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है उनका पार्टनर लॉयल नहीं है, उनको पता है उसकी इनकम अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसी से ही करनी है। इमोशंस कनेक्ट हो गए ना फिर वहाँ हाँ, पे तो लेकिन उसी से ही करनी है, फिर वहाँ दिमाग काम नहीं करता है, फिर वहाँ इमोशंस काम करते हैं, फिर वो तो डिसीजन सही हो नहीं सकते ना, फिर वो एक ना एक दिन तो वो टूटेगा। जिस दिन पेशेंस जवाब दे जाएगा उस दिन वो रिलेशन टूटेगा। तो इसीलिए कुंडली एनालिसिस करवाए बगैर या सामने वाले का नेचर जाने बिना कभी कुछ कमिट मत करिए, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि सिर्फ मैच मेकिंग पे मत जाए, अच्छे से नेचर बिहेवियर समझे फिर प्रोसेस स्टार्ट करें। सो मैम, जैसे अभी आप इमोशंस की बात कर रहे थे तो उसमें एक लव का फैक्टर भी आता है। तो कई बार ऐसा होता है, हमने रिश्तों में देखा है कि उनका लव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोनों के बीच में, बट उसके बाद में भी उनका रिश्ता फेल हो जाता है, तो ऐसा क्यों? जब हम लव लाइफ की बात करते हैं ना, तो उसमें एक्सेप्टेंस चाहिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी, मैं तो बदलूँगी नहीं। अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आपको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं जैसी हूँ। अगर आप ये मान लेना है जैसी है ये मुझे ऐसे ही पसंद है तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं ये थोड़ा तो ऐसे नहीं एडजस्ट मेरे करना हिसाब पड़ेगा। से चल ले, वो नहीं हो सकता है। सपोज़ बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बिल्कुल सिंपल सोबर हैं, है ना, उनको बिल्कुल सिंपल पसंद है, उनको कोई मेकअप नहीं पसंद, उनको कोई क्लब जाना नहीं पसंद, उनको किसी डिस्को में जाना नहीं पसंद, उनको सोशल गैदरिंग भी नहीं पसंद। आप प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, एक बार चली जाएगी, 2 बार चली जाएगी, बट उसको नहीं पसंद तो नहीं वो पसंद, उसके नेचर में नहीं है ना। वो उसके नेचर में नहीं है ना। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई इनका ये नेचर है ऐसा, तो मुझे उन्हीं के हिसाब से चलना है, तो नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो वही मैंने बोला ना कि इनिशियली आपको सिंपल लड़कियां पसंद है या आपको मॉडर्न पसंद है या आपको क्वालिफाइड पसंद है, आपको हाउसवाइफ चाहिए, आपको वर्किंग चाहिए, ये सारे क्राइटेरिया पहले ही डिस्कस हो जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है बेसिक ना? नीड होती है ना एक। तो लव एट फर्स्ट साइट वाला जो है ना सीन, वो टेम्परेरी होता है, हाँ। वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। लॉन्ग टर्म तभी चलेगा जब एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी। सो ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि कई बार दोनों लोग गलत नहीं होते हैं, दोनों सही होते हैं, लेकिन एक गलत रिश्ते में बंध जाते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों की चॉइस अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। ऑब्वियस है, फिर वो मैच नहीं करता। अब अगर कोई लड़की चाहती है कि नहीं मुझे यहाँ रह के अपना करियर सेटल करना है, ठीक है, और दूसरा चाहता है कि नहीं मेरे को अब्रॉड जाके करियर सेटल करना है, वो बाहर जाना नहीं चाहती, वो इंडिया रहना नहीं चाहता, प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही सब केसेस रोज आते हैं। फिर सब कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, ये तो बड़े अच्छे कपल थे, ही ऑल ऑफ सडन क्या ही हो गया, क्यों दोनों सेपरेट रह रहे हैं या क्यों दोनों में प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली द लव, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसीलिए पहले से ही अपने जो गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेना मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब करियर ओरिएंटेड हैं, सब हाईली एम्बिशियस हैं, सबके अपने अपने टारगेट्स हैं, तो वो भी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक मेन रीज़न हो जाता है रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम आने का। सो मैम, हम प्लैनेट्स की अगर अभी बात कर ही रहे हैं तो रिलेशनशिप और मैरिज को जो प्लैनेट्स दिखाते हैं वो कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? देखिए रिलेशनशिप के लिए तो हम लोग बेसिकली 5th हाउस से कंसिडर करते हैं, ओके। और 5th हाउस ही होता है जो स्टडीज़ से भी रिलेटेड रहता है, दोनों। अगर किसी की टीन एज में ये दशा आ गई तो वो स्टडीज़ में तो वो सपोर्ट कर रही थी, अच्छा खासा पढ़ रहा था पर्सन, है ना, लेकिन फिर वो रिलेशनशिप में चला गया, फिर क्या हुआ, वो स्टडीज़ वहीं पे रुक गई। या तो आप पढ़ ही लो, हाँ, या फिर आप रिलेशनशिप ही मेंटेन कर लो, उस एज में तो एक ही चीज़ को कर सकते हैं। एक ही चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 5th हाउस के प्लैनेट आते हैं, और खासतौर पे जो बच्चे टीन एज के होते हैं, मुझे पता है इनका तो रिलेशनशिप मैच्योर होने से रहा, हाँ। जब तक शादी तक पहुंचेंगे तब तक तो सारी थॉट्स ही चेंज हो चुकी होगी। तो हमको वही कहते हैं बेटा पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ लो, ऑफर आएंगे, प्रपोजल आएंगे, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट फोकस ऑन योर स्टडीज़, है ना। रिलेशनशिप में जाओगे तो फिर पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। जब समय आए रिलेशनशिप में जाने का, जब आप करियर में सेटल्ड हो गए, तब रिलेशनशिप के प्लैनेट की दशा अगर आती है तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप मैच्योर होगा, बट डिपेंड्स ऑन दैट कि उनके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, कितने बेनिफिक प्लैनेट का और कितने मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है।
अगर उसके अंदर राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है या बेनिफिक आते हैं तो उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं बट वो मैच्योर नहीं हो पाता। उसके पीछे रीज़न कई बार ये हो जाता है कि भाई दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। इनिशियल लेवल पर रिलेशनशिप चले, हमने 8-8 10-10 साल के रिलेशनशिप भी ब्रेक होते हुए देखे हैं कि बहुत अच्छे चले, सब कुछ कंपैटिबिलिटी हुई, सब हुई, लेकिन नहीं था, वो मैच्योर नहीं होना था, वो नहीं हुआ। या तो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई, उस वजह से मैच्योर नहीं हो पाया। हाँ। ये कई बार पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पाए किसी एक के, तो वो मैच्योर नहीं हो पाया। अच्छा। फिर वही चीज़ मैरिज के उसमें आ जाती है। अगर रिलेशनशिप के प्लैनेट मैरिज के प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर वो लव मैरिज दे देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब उसमें भी अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो बड़ी मुश्किलों से होगी, पेरेंट्स को कन्विंस करते करते में ही टाइम लग जाएगा, या कभी कभार दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठाने में ही टाइम लग जाएगा। अब बहुत बार देखो कि लोग बोलते हैं अभी सोच रहे हैं करे या नहीं करे ना, हाँ। कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। वो मेरे पास फ़ोन भी करते हैं, मैडम वो लड़की कमिटमेंट ही नहीं दे रही मेरे को पिछले 1 साल से 2 साल से। गर्ल्स भी बोलती हैं कि मैडम वो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। तो भाई वो खुद ही श्योर नहीं है, तो जब तक वो खुद श्योर नहीं होंगे वो कमिटमेंट कहाँ से देंगे, Obvious है। ठीक है। और अगर मैरिज का हाउस बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत बेनिफिक प्लैनेट्स का अगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है तो मैरिज बहुत इजीली हो जाएगी, फिर चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। और फिर डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप के प्लैनेट और मैरिज के प्लैनेट आपस में कितना फ्रेंडली हैं, अच्छा। कितना बेनिफिक इम्पैक्ट उनके ऊपर है, तो वो फिर इजीली मैरिज दे देते हैं। तो अब ये भी मैं तो कहती हूँ, ये भी पहले आप देख लो रिलेशनशिप में जाने से पहले कि आपकी लव मैरिज है भी या नहीं है, या अननेसेसरी आप एफर्ट किए चले जा हाँ। रहे हो और उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में जाके 2-3 साल उसमें ख़राब कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ना डेस्टिनी है। मैरिज के लिए तो मैं यही कहती हूँ कि हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, वो आने से पहले ही डिसाइडेड होती है अच्छा। किससे होगी और कब होगी। ये दोनों चीज़ें प्री डिसाइडेड इवेंट है, आप उनको नहीं बदल सकते। तो जो प्री डिसाइडेड है, अब कई बार होता है जैसे ब्रेकअप हो जाते हैं, ये कई बार एंगेजमेंट होके हाँ, टूट टूट जाती है जाती ना, हैं। तो वो एक बड़ा सेटबैक लगता है सबको, डिप्रेशन में चले जाते हैं, होता है, मतलब इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हैं, तैयारियां हो चुकी होती हैं। बट फिर वही है कि अब अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि पहला रिश्ता मैच्योर नहीं होगा, क्योंकि वो कुंडली दिखाती है हाँ। कि जिससे शादी फिक्स होगी उससे नहीं हो पाएगी, पहली शादी जिससे फिक्स होगी, एंगेजमेंट होकर के या रोका होकर के वो टूटेगा, तो वो टूटेगा, वो फिक्स है। तो अगर पहले से ही पता होता है तो वो मेंटली प्रिपेयर हाँ, होते कहीं हैं ना उसके कहीं लिए प्रिपरेशन कि कर लेता है चलो माइंड भी। हो जाएगा। जैसे हम बता देते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम आनी थी, आ गई, सो इट्स ओके। ऐसे ही हर चीज़ में कुछ प्री डिसाइडेड इवेंट होते हैं ना, तो जो होना है वो होना है। बिल्कुल। तो अगर आपको लिखा है कि अरेंज मैरिज है तो मैं कहूँगी आप अरेंज मैरिज ही करो, फिर ज़्यादा परेशान मत हो, वो आराम से हो जाएगी। लव मैरिज है तो वो भी आराम से हो जाएगी। अगर थोड़ा प्रॉब्लम के साथ है, कई बार केसेस आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, फिर कहते थोड़ा वेट कर लो, मान जाएंगे पेरेंट्स, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा उनको मनाने की कोशिश करो, थोड़ा पटाओ पेरेंट्स को, मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो सब प्लानेटरी इन्फ्लुएंस है कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज होगी तो इजीली होगी या नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी तो भी इजीली होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई अरेंज मैरिज करने जा रहा है वो भी बड़ी जल्दी फिक्स हो रही है और बड़ी जल्दी सब कुछ हो रहा है, उसमें भी सालों साल लग साल रहे लग हैं, जाते हैं। बिल्कुल। 3-3 4-4 हाँ। साल लग रहे हैं। लोग मेरे से मैच मेकिंग करवा रहे हैं बट एक परफेक्ट मैच मिल ही नहीं रहा है। इतने क्राइटेरिया चारों तरफ से चल रहे हैं, मतलब अब उतना तो है ही ना कि भाई बॉयज़ की अपनी चॉइस है, गर्ल्स की अपनी चॉइस है, उनके पेरेंट्स की अपनी चॉइस है, फिर उसके बाद हम भी आ जाते हैं, हम मैच मेकिंग भी करेंगे यू नो। तो वो टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ है। सो ये सब चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है। अच्छा, तो मैम क्या अर्ली एज में शादी होने के लिए भी प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर? हाँ, ये भी है। देखिए कुंडली के अंदर ये भी कॉम्बिनेशन रहते हैं, अर्ली मैरिज होगी, डिले मैरिज होगी, या मैरिज होगी ही नहीं, तीनों चीज़ें हैं। अगर किसी की कुंडली में अर्ली मैरिज का है कॉम्बिनेशन तो उसकी हो जाएगी जल्दी मैरिज, और अगर किसी की कुंडली में डिले मैरिज का है उसकी लेट होगी, और अगर मैरिज नहीं लिखी तो नहीं होगी। वो तीनों कॉम्बिनेशंस चलते हैं। अब ये इसके अंदर लग जाता है फैक्टर देश काल पात्र का। ओके। पहले शादियाँ 8-8 9-9 साल की उम्र में हो जाती थी, ठीक है, फिर 12-13 साल में हुई, फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिनिमम 18, हाँ, 18 ठीक है, 21 कर दी। फिर आए 22-23, फिर आए 27-28, आज 30 31 32, हाँ, आराम से। आराम से, है ना। तो अब लोग बोले कि अच्छा पहले कैसे हो जाती थी, अब क्यों नहीं हो रही, कुंडली तो वही है। हाँ। लेकिन यहाँ पर लगता है देश काल पात्र, यानी कि
पहले जो हम बोलते थे सही उम्र शादी की 12-13 साल थी उस टाइम पे, या 8-9 साल थी, फिर 18 साल हुई, आज की डेट में बोलते हैं 27-28 हाँ इज द राइट टाइम ना। तो हमेशा वही है कि आप देश काल पात्र के हिसाब से, और सेकेंडली डिपेंड करता है, अब पात्र पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत अगर हम आउटर में चले जाते हैं कहीं, किसी की फैमिली के हिसाब से भी, किसी स्टेट के हिसाब से भी, तो सबके यहाँ जो एज ऑफ मैरिज है वो अलग अलग हाँ है ना। मेट्रो सिटीज़ के अंदर थोड़ा लेट मैरिज होती है, बिल्कुल। हाँ, बल्कि जबकि अगर हम किसी विलेजेस वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर थोड़ा अर्ली मैरिज हो जाती है। तो वो कह नहीं सकते, वो सब कुछ देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। बस हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फैमिली कल्चर क्या चल रहा है, फैमिली ट्रेडिशन क्या चल रहा है, उसके हिसाब से एज ऑफ मैरिज क्या निकल रही है। अच्छा, तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हो काल पात्र के अकॉर्डिंग फिर कुंडली भी चेंज हो जाती है किसी पर्सन की? नहीं, कुंडली वही रहेगी, हमारी प्रिडिक्शन देश काल पात्र के हिसाब से चलेगी। अच्छा, फिर प्रिडिक्शन में चेंजेस हो जाते हैं? फर्क आएगा ना। देखिए, पहले ज़माने में बोलते थे ना कि ये दशा आ गई, इसको चौपाया मिलेगा। चौपाया मतलब वो जानवर, 4 पैर वाले जानवर। अच्छा। अब मेरे पास कोई आया, ठीक है, जिसकी दशा ऐसी आ गई जिसको चौपाया मिलेगा, मैं उससे बोलूँ आप जानवर खरीदोगे, फिर मैं जानवर क्या खरीदूंगा मैं, तो आप गाड़ी खरीदोगे, 4 व्हीलर खरीदोगे, 4 पहियों वाली गाड़ी खरीदोगे। तो हमेशा हमें सामने वाले को देखना पड़ता है ना, हमारे सामने कौन बैठा है, उसके सामने उस हिसाब से बात करेंगे ना। अगर मैं कहीं गांव में हूँ और कोई विलेजर है मेरे पास, ठीक है, या किसी का फार्मिंग का काम है, बस सपोज करो, तो हमें उसको उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करना पड़ेगा ना, कि अगर वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, अब कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस क्लास है, मुझसे थोड़ी बोलूँगी कि आप जानवर खरीदने जा रहे हो। तो मतलब फिर मैं कहूँगी कि आपके पास एक लग्जरी गाड़ी का टाइम पीरियड है, आप एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे चेंज होती है प्रिडिक्शन काल पात्र के? और जब कोई गांव से है, कुछ है, तुम कह सकते हैं आप भैंस खरीद सकते हो, आप गाय खरीद सकते वो हो, उसी में खुश हो जाएंगे। नहीं तो फिर अब जैसे जिनके फार्म हाउसेज वगैरह भी, आप घोड़े खरीद लो, तो वो लग्जरी है उनकी। हाँ बिल्कुल। तो वो हमेशा हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे सामने कौन है। तो वो देश काल पात्र तो हमेशा ही लगेगा, उसके बिना प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है ना। अब जनरली लोग जो कंप्यूटर से पढ़ पढ़ के अपनी रोज प्रिडिक्शन पढ़ते रहते हैं, तो कंप्यूटर को क्या पता आप कौन है। सो मैम, हमने जैसे बहुत बार ऐसे सुना है कि वीनस को लग्जरी का कारक माना जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा क्यों बोलते हैं कि वीक वीनस का हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसा क्यों? सिर्फ वीनस ही तो नहीं है, और भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। वीनस बेसिकली क्या है कि अगर हम वीनस को समझें, वो लग्जरी लाइफ से रिलेटेड प्लैनेट है ना, यानी कि बहुत लग्जरी, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा। और बॉयज़ के केसेस में वो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड हो गई, वाइफ हो गई, उससे रिलेटेड है। तो अगर किसी मेल की कुंडली में अगर वीनस वीक है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसको, अब मतलब वीक भी इन द सेंस कि अगर मेलेफिक इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ये होगा कि अच्छी लेडीज़ उसकी लाइफ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है, या अगर आ गई तो उनके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी। अब बहुत सारे ऐसे देखेंगे ना बॉयज़ जो बोलते हैं हमारी गर्लफ्रेंड ही नहीं बन पाती, ठीक है, स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही। तो भाई वीनस थोड़ा कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, बन जाएगी। और सेम केस में मैरिज के ऊपर है कि अगर वीनस किसी का बहुत अच्छा है तो वाइफ बहुत सुंदर होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वेल अर्नर हो, या किसी अच्छी वेल ऑफ फैमिली से आ रही हो, ठीक है। और अगर ऐसी कोई लड़की लाइफ में आती है, फिर मैरिज के बाद उनका भी स्टेटस हाई हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो लग्जरी लेके आ रही है, तो आपको भी लग्जरी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली उनकी किस्मत से। अगर सपोज वो हाउसवाइफ है, ठीक है, तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी ताकि आप उसे लग्जरी दे सको। अच्छा, अगर वो वर्किंग है, वो तो अपना कमा के लग्जरी ले लेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ होगी तो आपकी किस्मत जगा देगी, तो वो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको तो लग्जरी मिलनी ही मिलनी है, कैसे भी मिले, चाहे वो अपनी अर्निंग करके बनाए, चाहे आप उनको लग्जरी ला के दो। तो ये एक मैटर करता है। सेम चीज़ यही है कि अगर किसी का वीनस अच्छा रहेगा तो उनकी गर्ल्स के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी, उनकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगी। अब फिर डिपेंड करता है कि वीनस के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है। अगर वीनस कमज़ोर है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वीनस के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ गया, फिर वो ऐसी लेडीज़ लाइफ में आ जाएंगी जो उनको परेशान करके जाएंगी। अच्छा, समझ रहे हैं कि ब्लैकमेल कर लिया, ठीक है, या ऐसी कोई आ गई जो खुद लॉयल नहीं है, उनके खुद के मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं, वो टाइम पास कर रही है, फिर ऐसी आएगी जो आपको परेशान करके जाएगी, डिप्रेशन देके जाएगी।
अच्छा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि सिर्फ एक वीनस से ही नहीं होगा। वीनस कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा कि अगर वीनस के साथ बहुत अच्छे प्लैनेट आ रहे हैं और वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो यानी कि वो जो लेडीज़ आ रही है वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है। हाँ। वो नहीं आ रही कि जो आई और आपका भी पैसा लेकर के चली गई। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। इसीलिए हम बोलते हैं कि सिंगल प्लैनेट से कभी प्रिडिक्शन नहीं होती। कोई आके सीधा सीधा बोल देते हैं मेरा तो मैडम वीनस उच्च का बैठा हुआ है, फिर भी मेरे पास लग्जरी क्यों नहीं आ रही, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, फिर भी मेरे पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो भाई अगर उस वीनस के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो वो चाहते हुए भी नहीं मिल पाएगा। फिर वो बहुत सारे हमें देखने पड़ेंगे कि कहाँ से क्या कैंसिलेशन लग रहे हैं या कहाँ से उनको और स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर नहीं है तो उसको ठीक किया जाए। रेमेडीज़ तो हैं ही ना हर प्लैनेट के लिए, हम उसे स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकते हैं, या जो उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है उसके इन्फ्लुएंस को कम तो कर ही सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में है ही, प्रैक्टिकल लेवल पर भी कर सकते हैं और रेमेडीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने बता दिया कि भाई आपकी लाइफ में अगर कोई लेडी आएगी तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, डिफेम भी हो सकता है, बदनामी भी हो सकती है, पैसा भी ख़राब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो आप बचिए ना, आप सीधा शादी करिए, अपनी गृहस्थी में खुश रहिए। सो मैम अब बात करते हैं मार्स के बारे में, जिसे मंगल ग्रह भी बोलते हैं। तो मंगल का हमारे रिलेशनशिप में अग्रेशन और फाइट से किस तरीके से कनेक्शन देखा जाता है? देखिए, जो जिनका डायरेक्टली मंगल से इन्फ्लुएंस रहता है, मंगल उनका अगर लगन लॉर्ड बन जाता है, ठीक है, या फिर मंगल उनके बेसिक नेचर में आ जाता है, तो ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते ही हैं। अच्छा। तो मैरिड लाइफ में तो एग्रेशन मैटर करता है ना, सबसे पहले अपना एग्रेशन ही कंट्रोल करेंगे, हाँ। तभी वो मैरिड लाइफ अच्छी चल पाएगी। अगर मंगल का इन्फ्लुएंस सेकंड हाउस पे जाता है, चाहे मंगल सेकंड हाउस पे बैठे हों या देख रहे हों, तो ऐसे लोगों की बोलने में थोड़ा सा जो है ना हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करना या फिर बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। तो मंगल को शांत करने के लिए सबसे पहले तो खुद को कोशिश करें अपना एग्रेशन कंट्रोल करने का। दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है वर्कआउट करिए, क्योंकि मंगल बहुत एनर्जेटिक हाइपर एक्टिव बना देते हैं। जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना आप थकेंगे, उतना दिमाग आपका शांत रहेगा। दिमाग शांत रहेगा, गुस्सा आएगा ही नहीं, बात ही खत्म, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जब भी आप कुछ बोलें, जब आपको लगे गुस्सा आने वाला है, तो मतलब आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है, तो घर से निकल जाइए उस टाइम पे, वो जगह छोड़ दीजिए। ना आप वहाँ रहेंगे ना आर्ग्यूमेंट होगा, बिल्कुल। आप उस जगह को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, बाहर घूम के आइए, दिमाग शांत हो जाएगा, घर आइए, बात खत्म। मंगल अपने आप बैलेंस रहेगा, इसमें कहीं कुछ नहीं करना। जहाँ हम गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ कर लेते हैं, जहाँ नहीं करना चाहते वहाँ नहीं करते। अपने बॉसेस के सामने तो कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ, घर पे नहीं कर पाते। लेकिन घर पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर पे चल जाती है, बॉस के सामने नहीं चलती है। तो सब कंट्रोल होता है, करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। मैम आप स्टार्टिंग में कुंडली मैचिंग के बारे में बात कर रहे थे कि शादी जब करनी हो तो कुंडली मैचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोगों में कुंडली मैचिंग को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे कि वो कुंडली मैचिंग के मिथ क्या क्या हैं? सबसे पहले आप सिर्फ गुण मिलान देख के शादी मत करिए, ओके। और मांगलिक नॉन मांगलिक देख के मत करिए। अच्छा। ऑनलाइन अपने आप से चेक करके जो गुण मिलान करके शादियां कर रहे हैं, वो एक्चुअली कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जो गुण मिलान है वो मैच मेकिंग का एक प्रोसेस है, वो अपने आप में मैच मेकिंग नहीं है। आपने ऑनलाइन चेक किया 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं, 27 मिल रहे हैं, ओके डन कर दो, हाँ। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, हमें ओवरऑल कुंडली को कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं उनका बेसिक नेचर, उनका कैरेक्टर, उनकी हेल्थ, लॉन्जिविटी, मैरिड लाइफ का स्टेटस, बच्चों का योग, करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो हम कहते हैं डन, ओके, ठीक है। मैं आप ही को बोलूं कि ये सब चीज़ें परफेक्ट हैं तो आप कहोगे ठीक है, गुण नहीं भी मिल रहे, क्या करना है, बाकी सब तो मिल रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। अब इसमें भी परफेक्ट तो कोई नहीं होगा, कहीं कहीं कुछ कमी आ जाती है, लोग उतना एडजस्ट कर जाते हैं कि ठीक है, अगर अभी अच्छा नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। या अगर अभी करियर सेटल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लड़की भी वर्किंग है हमारी, मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे। बच्चों का योग थोड़ा कमज़ोर है, कोई बात नहीं मैडम, बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं आज की डेट में, हो जाएगा। तो घर वाले भी बहुत हद तक जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट इसीलिए कि गुण मिलान करके मत करिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कैरेक्टर हमें नहीं समझ में आ रहा है या किसी का नेचर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैरिज चलाना एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल।
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गुण मिलान करके बिल्कुल मत करिए, चेक करके आप कंप्लीट एनालिसिस करवाइए, फिर आप आगे बढ़िए। सो मैम, अभी हम इतनी देर से रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या रिलेशनशिप में जिन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो क्या उनको रेमेडीज़ के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं? हाँ, दोनों चीज़ें हैं। रेमेडीज़ भी काम करती हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर भी अपने पे भी काम करना पड़ता है। दोनों चीज़ें हैं, खाली रेमेडीज़ ही काम नहीं करेगी ना। हाँ, आप बिल्कुल। मंत्र जाप करने बैठो, उसके बाद आप लड़ने चले जाओ, तो वो काम नहीं करेगा। रेमेडीज़ डेफ़िनेटली वर्क करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो फैक्टर मानते हैं कि एक मंत्र तो हर किसी को करना चाहिए, ठीक है? और दूसरा दान सबको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा मेन माना गया है कि आप मंत्र करिए और आप दान करिए रेमेडी के लिए, ठीक है? अब किनका मंत्र करें, ठीक है? जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा करिए, जो आपके कुल देवी कुल देवता हैं उनकी पूजा करिए। उसके साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करिए। अगर हम बात करें तो विष्णु लक्ष्मी जी को एकदम परफेक्ट कपल माना गया है ना? कि ये बोलते हैं कि वो ऐसे हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए आप उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? आपको फैमिली के अंदर रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी चाहिए, आप उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? तो विष्णु लक्ष्मी जी के लिए तो ये कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी जी होंगे वहाँ विष्णु जी होंगे, जहाँ विष्णु जी हाँ, होंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी होंगे, होंगी। ठीक है? आप विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करिए, आपको रिलेशनशिप अपने आप ही स्मूथ दिखेगा। आप विष्णु जी को आप राम जी के फॉर्म पे करिए, कृष्ण जी के फॉर्म पे करिए, कैसे भी करिए, बट उनकी पूजा ज़रूर करिए, ठीक है? तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वैसे तो सभी को करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहे एवरी वेडनेसडे करिए, चाहे वंस इन अ मंथ करिए, वंस इन अ ईयर करिए। उससे पैसा भी आता है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन भी बहुत स्मूथ रहता है। ओके। ऐसे ही अब लक्ष्मी जी के लिए तो कहा जाता है जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है, विष्णु जी है वहाँ लक्ष्मी जी का वास अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक है। फिर भी आप लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं फ्राइडे के फ्राइडे। ये दोनों रेमेडी ऐसी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्तम का पाठ, जो कि 101% रिजल्ट देते हैं। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी की बात हो, हर केस में। सो मैम, अभी हमने वीनस के बारे में थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो क्या वीनस की रेमेडीज़ करने से भी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है? लव लाइफ में भी, प्रॉस्पेरिटी में भी और गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप में भी। तो उनके लिए सिंपल वही शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है? और माँ दुर्गा जी की पूजा करिए किसी भी फॉर्म में। ऐसी जो लेडी कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनको खाना, पैसे, कपड़े से हेल्प कर सकते हैं। और वाइट कलर की चीज़ों को एवरी फ्राइडे डोनेट करिए। आप खोए की मिठाई दे दीजिए, दूध दे दीजिए, चावल है, दही है, वाइट कलर के कपड़े हैं, किसी भी फॉर्म में करिए, उससे वीनस स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो मैम, ये तो हमने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बात करी, बट डेली लाइफ में कपल्स ऐसी कौन सी रेमेडीज़ को या टिप्स को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? एट फर्स्ट तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस टॉपिक पे आप लोग एक बार लड़ चुके हो ना, उस टॉपिक पे दोबारा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई सेंस भी नहीं वो बनता। ख़त्म हो गया टॉपिक। वो 2-2 3-3 दिन तक उस पे आर्ग्यूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बात आपने सुबह करी है, जिस बात पे लड़ चुके हो, शाम को ख़त्म कर दो और जिस बात पे रात में लड़ चुके हो, उसको अगले दिन सुबह मत उठा के लाओ, बिल्कुल। ठीक है? हर दिन एकदम फ्रेश रहना चाहिए, भूल जाओ क्या किसने बोला, बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये कि घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो घर के अंदर एनर्जीज़ हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखिए। आप हमेशा देखिए किसी के भी घर के अंदर आप जाएँगे ना, आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किसी घर के अंदर जाते ही बहुत अच्छी वाइब्स आती है ना, और किसी की तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। ऐसे ही इंडिविजुअल पे भी होता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो हम जैसे रहेंगे वैसे ही हमारी वाइब्स बन जाएगी, हम जैसे घर को रखेंगे वैसे ही घर की वाइब्स बन जाएगी। बिल्कुल। तो थोड़ा आप किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस यूज़ करिए। अगर खुद भी यूज़ करते हैं तो भी अपनी ऑरा पॉजिटिव होती है। वीनस के लिए भी जैसे हम बोलते हैं, आप परफ्यूम यूज़ करिए, इत्र यूज़ करिए। घर के अंदर भी आप फ्रेग्रेंस यूज़ करिए, तो वो एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखता है। आपका थोड़ा मूड भी ख़राब होगा ना, वो भी अच्छा लगेगा आपको, है ना? फ्रेश फ्लावर्स रख लीजिए, उससे भी एनर्जीज़ रहती है। और थोड़ा सा डल कलर अवॉइड करिए। ग्रे है, ब्लैक है, ब्लू है, इसका इंटीरियर मत रखिए। इंटीरियर थोड़ा लाइट कलर का रखिए। बेडरूम में बेशक आप रेड कलर रख सकते हैं, बट अपने घर का इंटीरियर जो है बहुत सूदिंग, बहुत लाइट कलर के अंदर रखेंगे,
उससे भी हार्मनी बनी रहती है। सो थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का ये पॉडकास्ट। और मतलब एक रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत कुछ जाना हमने, बहुत सारी बात करी है, इवन मैच मेकिंग के बारे में भी। और जिन लोगों को थोड़ा एक कन्फ्यूजन थी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कि किस तरीके से इम्प्रूव करें, आई थिंक उनको अपने बातों बातों में काफ़ी सारी रेमेडीज़ भी दे दी। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी सारी टिप्स मिली होंगी। और अगर उसके बावजूद आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।